नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी जिसका भी यहाँ पर ये 21, 22 और 23 तारीख में एग्ज़ाम है। 21, 22 और 23 का जिसका भी एग्ज़ाम है तो इनके जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ से डे, मंथ, ईयर और जो ये वाला कोड है ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये अलग अलग हो सकता है तो वो आपने यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद सबमिट कर देने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 21 से लेकर जिनका भी 23 तारीख तक एग्ज़ाम है। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसको माना गया है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है यदि वह स्वयं उन गुणों को स्वयं में विकसित करे और स्वयं के व्यवहार में उन गुणों का समावेश करे। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है या इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो जैसे क्लास जो होती है उसमें विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं अलग अलग तरीके से, कोई जल्दी किसी काम को सीख लेता है, कोई उसी काम को देर में सीखते हैं। तो बच्चे के सीखने की जो दर है वो अलग अलग होती है। जैसे विकास की गति शैशव और किशोरावस्था में तीव्र रहती है किंतु बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। तो इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। स्वतः अध्ययन की, आमने सामने अध्ययन की, लर्निंग या मिश्रित अध्ययन की। तो वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है ये ई लर्निंग वाली। इसके बाद है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। दंडित करना, चुटकुले सुनाना, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना या आराम करना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, अधिगम के लिए जो सही परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि सीखने की दिशाओं में परिवर्तन होने के साथ साथ अधिगम हेतु परिपक्वता पर भी ध्यान दिया जा सके। इसके बाद है, इनमें से कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता। छात्रों का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान कराया जाए। छात्रों को सत्य, तथ्य, कल्पना एवं झूठ में विवेकशील भेद करने का प्रशिक्षण दिया जाए। छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। छात्रों में प्रभावी चिंतन की जड़ें सिंचित की जाए। तो कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। इसके बाद आ जाता है, सामान्य प्रायिक वक्र प्रोबेबिलिटी कर्व रेखा को होना चाहिए सकारात्मक रूप से विषम, नकारात्मक रूप से विषम, तुंगक कुदी विषम या शून्य विषम। तो कौन सा होना चाहिए, सामान्य प्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो कौन सा होना चाहिए, शून्य विषम। इसके बाद है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध केवल इतिहास विषय अंतर्गत अनुसंधानों से है।
इतिहास और पुरातत्व विभागों के अनुसंधानों से है, सभी विषयों के अंतर्गत होने वाले ऐतिहासिक खोजों से है या किसी से भी नहीं है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध है, तो ये किससे है इसका संबंध? और इसका संबंध है सभी विषयों के अंतर्गत होने वाली ऐतिहासिक खोज से। इसके बाद है अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है। लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान का परिमार्जन, अनुसंधान निष्कर्षों की व्यापक आलोचना हेतु प्रस्तुति, व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ख्याति अर्जन। तो अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन। इसके बाद आ जाता है विचार गोष्ठी। एक अनुसंधानकर्ता को निम्नलिखित अवसर प्रदान करता है: भाव प्रदर्शन का, विचार विनिमय, स्वाभाविक अधिगम या इन सभी का। तो विचार गोष्ठी एक अनुसंधानकर्ता को कौन सा अवसर प्रदान करती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, भाव प्रदर्शन का, विचार विनिमय, स्वाभाविक अधिगम का। इसके बाद है प्रायः कार्यशाला आयोजन का लक्ष्य होता है शोधकर्ताओं में शोध भावनाओं का विकास करना, शोधकर्ताओं को शोध करने की विधाओं के बारे में बताना, शोध करने की कला का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, या कोई सभी नहीं। तो कार्यशाला आयोजन का लक्ष्य होता है, कौन सा लक्ष्य होता है? शोध करने की कला का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इसके बाद है नीचे मिश्रित रूप में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के पद दिए हुए हैं, उन्हें आप वैज्ञानिक क्रम में दिए गए विकल्प से छांटें। समस्या की पहचान करना, प्रदत्त समालोचना करना, प्रदत्त अर्थापन करना या प्रदत्त संकलन करना। तो नीचे मिश्रित रूप में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के पद दिए हुए हैं, उन्हें आप वैज्ञानिक क्रम में दिए गए विकल्प में से बताइए। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये वाला इनका क्रम है। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर प्रदत्त संकलन करना, समालोचना करना, और फिर तीसरा आ जाएगा प्रदत्त अर्थापन। इस प्रकार से इनका क्रम बनेगा। नेक्स्ट है संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत है। सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, अनेक तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए, सूचनाएं ना तो अत्यंत छोटी और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। तो संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत क्या बतलाता है? और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, तो संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत क्या बताता है? सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। इसके बाद जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो कक्षा के साथ साथ चलना चाहिए मौखिक विचार संचार, गैर शाब्दिक विचार संचार, सरल संप्रेषण या सभी प्रकार के संप्रेषण। जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो कक्षा के साथ साथ चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? तो यह है गैर शाब्दिक विचार संचार, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक चलते हैं, सफलतापूर्वक नहीं चलते। छात्र द्वारा बाधित होते हैं या अध्यापक के द्वारा होते हैं। तो जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण कैसा होगा? तो सफलतापूर्वक नहीं चलेगा। अगर बच्चों को भी या उनके जो भी कठिनाई है वो अगर उनसे पूछने के लिए या टीचर ये जो है मौका नहीं देगा तो वो अपनी जो कठिनाई है उनको कैसे दूर करेंगे? तो अगर टीचर ये बताता रहेगा, बच्चे को जो कुछ पूछना है वो उन्हें पूछने का मौका नहीं देगा, तो इससे क्या क्लास जो है वो सही ढंग से नहीं चलेगी। नेक्स्ट है कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? गवेषणा, संस्थानीकरण, असंकेतित आख्यान या व्याख्यान के द्वारा। तो कक्षा संचार का वर्णन किन के द्वारा किया जा सकता है? और जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर व्याख्यान के द्वारा। तो कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया का सर्वाधिक संगत रूप है व्याख्यान, और शिक्षक विषयों पर अपने व्याख्यान में तुलनात्मक के साथ विद्यार्थियों को विषय की प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक करता है। इसके बाद है संप्रेषित गणों का मन है शारीरिक स्तर कक्षा में विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? पूर्ण रूप से, आंशिक, संदिग्ध या पूर्ण असहमत हैं? तो संप्रेषित गणों का मनो शारीरिक स्तर कक्षा में विचार संप्रेषण की मात्रा और प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है।
तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा, तो इससे आप पूर्ण सहमत हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाए। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट न कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं या नामाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें सही नहीं है कौन से वाला, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। तो राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाए। तो नए राज्य के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और संविधान का जो अनुच्छेद है 4(2) इसके अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझाती। तो इसी कारण से जो यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो कौन सा 91, 93, 95 या 97? तो संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो 91वां संशोधन है। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन अधिनियम, ये लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2, 6 या 3 वर्ष। तो कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, तो अधिकतम जाए 3 साल के लिए। तो यद्यपि संविधान का जो अनुच्छेद है 356 इसके अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 साल तक रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे परिमित रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय एक संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन करना संभव नहीं है। तो ये जो मई जो है 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकार होगा? राज्य वन विभाग, कलेक्टर या फिर उपायुक्त, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो कौन सी है ये? ग्राम सभा है। इसके बाद है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन रहेगा डी, तो ये थी आंध्र प्रदेश। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 40 इसमें राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी और इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश भी इसी व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। तो पहला राजस्थान और दूसरा यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है। इसके बाद आ जाता है इसमें किसे सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाएगा फ्लॉपी डिस्क, रैम, फ्लैश ड्राइव या हार्ड डिस्क। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो कौन सा है? ये रैम आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट है, इनमें से एक स्पेस बिहाइंड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो पृथ्वी के निकट या कहीं भी 4 या उससे अधिक सैटेलाइट पर आबादित पंक्तिबद्ध दृष्टि होने पर स्थान की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो ये वैन, NIC, GPS या वाईफाई है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है GPS, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, GPS, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी स्टोरेज डिवाइस है। तो एक को छोड़कर फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव, CD या मॉनिटर को। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात मॉनिटर। इसके बाद आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर का पता लगाने की प्रक्रिया को सैनिटाइजिंग, स्क्रैम्बलिंग, डिबगिंग, इनकोडिंग या वेरिफिकेशन। तो एरर का पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, और डीबगिंग या उसको कहा जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है। इसके बाद है, डाटा कम्युनिकेशन में HTTP जो होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो HTTP की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस होती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार या फिर सिगरेट से निकलने वाला रंगहीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो कौन सी गैस होती है, और ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आ जाता है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की समस्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा सही है, कोट वाला क्वेश्चन है, और इसमें जो यहाँ पर सही माना गया है ऑप्शन सी। तो ये तीनों ही जो है यहाँ पर सही है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, और खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा मिलांकन। तो सही बताना इसमें कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो तो इसमें जो सही है ऑप्शन सी वाला, हरे पौधे। तो पारिस्थितिकी तंत्र से इसका संबंध है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन था तो इसमें केवल जो है ये एक को ही जा सही आंसर इसमें माना गया है। तो एक वाला ही जा इसमें सही है। नेक्स्ट है, कौन सा कृत्रिम तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र है धान का खेत, घास का मैदान, वन या फिर झील। तो कृत्रिम मतलब एक होता है प्राकृतिक, एक है कृत्रिम। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो धान का खेत जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है तो ये है कृत्रिम, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। और जो भगवान की देन है प्राकृतिक, तो जैसे घास का मैदान, वन हो गया कोई या फिर झील है। इसके बाद है, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस। तो सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर 32 से लेकर 36 तक के हैं, और ये जो गद्यांश है इसमें से आपने इनको आंसर देने होंगे। पहले हम जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, प्रतीक विज्ञान और प्रतीकात्मकता से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है, सार्थक से तात्पर्य है। इसके बाद है, मौखिक अभिव्यक्ति, बालों को कटवाने का तरीका और शारीरिक भाषा को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। सार्थक और सार्थकता के बीच क्या संबंध है। पेश के अनुसार प्रतीक निम्नलिखित पर आधारित है।
तो इनके जो आंसर आपने इसी में से ही देने होंगे। तो गद्यांश को एक बार में हमने ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि बार बार जो है इस पर ना आना पड़े। तो इसमें क्या कहा गया है? स्विस भाषा वैज्ञानिक फर्डिनेंड सोसेरे संकेत विज्ञान के प्रतिष्ठाता हैं और अमेरिकी दार्शनिक चार्ल्स सेंडर्स पेस प्रति विज्ञान के प्रतिष्ठाता हैं। दोनों विज्ञान संकेतों के निर्वचन से संबंधित है। हाल ही के वर्षों में अपने जीवन को कुछ हद तक सहज बनाने के लिए हमने संकेतों का विश्लेषण करने की दोनों विधियों के लिए प्रतीक विज्ञान शब्द प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन संकेत क्या है, इसके लिए मैं पहले सोसेरे के सिद्धांतों की व्याख्या करूँगा और इसके बाद पेस के सिद्धांतों की। सोसेरे के लिए संकेत के बारे में याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ध्वनि और प्रतीकों से बनते हैं जिसे सार्थक कहते हैं, और इन ध्वनियों और प्रतीकों की छवि मस्तिष्क में उभरती है जिसे सार्थकता कहते हैं। शब्द एक प्रकार का संकेत है, लेकिन इस प्रकार की अन्य चीज़ें भी हैं, यथा मौखिक अभिव्यक्ति, शारीरिक भाषा, कपड़े, बालों को कटवाने का तरीका, जिन्हें कुछ भी कह सकते हैं। एक प्रतीक विज्ञान के लिए ये सब संकेत हैं। सोसेरे ने कहा है कि संकेत के बारे में कुछ याद रखी जाने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सार्थक और सार्थकता के बीच का संबंध परंपरा पर आधारित है और यह यादृच्छिक है। पेड़ शब्द एक बड़े तने वाला पौधा जिसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है स्वाभाविक नहीं है अपितु ऐतिहासिक है, जो परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसी को लोगों ने पसंद किया। उन्होंने यह कहते हुए संकेतों से प्रतीकों को पृथक किया है कि संकेतों के उपवर्ग के रूप में दिखाई देने वाले प्रतीक पूर्णतः यादृच्छिक नहीं है। यहाँ जो बात याद रखी जाने वाली है वह यह है कि हमारे जीवन में प्रतीकों की कई सार्थकता है और हमारे चिंतन और व्यवहार में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पेयर्स की भिन्न व्यवस्था, उनका विश्वास है कि 3 भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत होते हैं: प्रतिमा, सूचक और प्रतीक। समरूपता के द्वारा प्रतिमा सार्थक है और प्रतीकों की सार्थकता परंपरा से है। इस प्रकार का गद्यांश है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन था यहाँ की प्रतीक विज्ञान और प्रतीकात्मकता से क्या तात्पर्य है। दोनों का तात्पर्य संकेतों के विश्लेषण से है। प्रतीक विज्ञान एक सिद्धांत है और प्रतीकात्मकता उस सिद्धांत का निर्वचन। प्रतीक विज्ञानों में संकेतों का अध्ययन किया जाता है जबकि प्रतीकात्मकता में मॉडल तैयार किए जाते हैं। प्रतीक विज्ञान में संकेतों का अध्ययन किया जाता है जबकि प्रतीकात्मकता में प्रतीकों का अध्ययन किया जाता है। अब कौन से वाला इसमें सही है? अब इनमें अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन ए वाला है। दोनों का जो तात्पर्य है वो संकेतों के विश्लेषण से है। इसके बाद है सार्थक से तात्पर्य है। अर्थ संकल्पना ऐसे संकेत और प्रतीक जो कोई व्यक्ति अपने आसपास देखता है, संकेत और प्रतीकों का संकलन। तो सार्थक से क्या तात्पर्य है? जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, ऐसे संकेत और प्रतीक जो कोई व्यक्ति अपने आसपास देखता है। इसके बाद आ जाता है मौखिक अभिव्यक्ति, बालों को कटवाने का तरीका और शारीरिक भाषा को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है: संकेत, अर्थ, प्रतीक विज्ञान या संकेत विज्ञान। तो मौखिक अभिव्यक्ति, बालों को कटवाने का तरीका और शारीरिक भाषा, ये किस रूप में जाना जाता है? और इनको जाना जाता है संकेत के रूप में। इसके बाद सार्थक और सार्थकता के बीच का संबंध तार्किक, यादृच्छिक, परिकलन या सिद्धांतोन्मुखी है। सार्थक और सार्थकता के बीच का संबंध और इसको कहा गया है यादृच्छिक। इसके बाद है पेश के अनुसार प्रतीक किस पर आधारित है? परंपरा, सूत्र, अनुमान या सापेक्षता पर। तो पेश के अनुसार प्रतीक आधारित हैं किस पर? परंपरा पर। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे जो आपने इसी गद्यांश में से देने थे। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अभिकथन निकाल वाला। अभिकथन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आया। इसका कारण है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ए को सही माना गया है और इसमें गलत है। तो ए सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आया है।
इसके बाद यहाँ पर कुछ कोड है, जैसे 532 प्लस में 781 21 हो जाता है। इसी प्रकार से 862 910 21 हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसका आपने बतलाना है। तो इनमें अगर हम देखें तो जैसे ये वाला है 5 3 और 2, तो इनका अगर हम जोड़ें तो 5 और 3 8 और 2 10, 8 और 7 15 और 1 16, तो ये 26 हो जाता है। तो 26 हो जाता है। अब इस 26 में से क्या है, यहाँ पर 5 कम किए गए हैं, 21 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 26 इसमें से जब 5 कम किए 21 हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका बनेगा। इसमें से भी जब हम 5 कम कर लेंगे तो 35 में से 5 गए 30 जाए बन जाएगा। तो ऐसे बना है, ऑप्शन बी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, सुनीता के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुना है। 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना हो जाएगी। तदनुसार इस समय सुनीता की जो आयु है वो कितनी है। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा हमें कि माना सुनीता की जो वर्तमान आयु कितनी है, x है, और सुनीता के पिता की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। फिर यहाँ पर जब हम क्वेश्चन के अनुसार उसकी आयु 3 गुना हो जाएगी, क्या सुनीता के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुना है और 8 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस में 8 बराबर 4x प्लस में 8। तो इसे हल करेंगे, क्या बन जाएगा, 3x प्लस में 24 और 4x प्लस में 1। फिर इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x और 3x, और ये पता चल जाएगा 24 में से 8। फिर ये तो ऐसे ही कट गया, x बच गया इसमें। तो इसे भी जब हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा 16। 24 में से 8 गए 16। इसके बाद है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन सभी आवरण लिफाफे हैं, सभी पत्थर लिफाफे हैं। तो यहाँ पर इसका कथन है कि सभी आवरण क्या है, लिफाफे हैं। सभी आवरण लिफाफे हैं। सभी पत्रक लिफाफे हैं। अब सभी, ये पत्रक हो जाएगा, ये भी लिफाफे हैं। तो इस प्रकार का बनेगा इसमें। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसमें। कुछ पत्रक आवरण हैं, कुछ पत्रक आवरण हैं, कोई भी पत्रक आवरण नहीं है, कोई भी पत्रक आवरण नहीं है। तो कौन से वाला बनेगा इसमें, ऑप्शन डी वाला बनेगा, क्योंकि कुछ पत्रक आवरण है, नहीं है, कोई भी पत्रक आवरण नहीं है, अलग अलग है। तो यही जो इसको बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला इसका बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर संबंध वाला, जैसे घास हरी है इसी प्रकार से आकाश कैसा है, और आकाश कैसा होता है, नीला। यहाँ पर आकृति दी गई जिसमें आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिकोण क्रमशः गेहूँ, चना, मक्का और चावल की खेती के क्षेत्र को दिखाते हैं। तो आयत जैसे गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ, और वर्ग चना हो जाएगा, वृत्त है जैसे ये वाला मक्का हो जाएगा, और फिर ये जो त्रिकोण है त्रिभुज, ये चावल हो जाएंगे। अब किस क्षेत्र में केवल चावल की खेती होती है, ये था चावल। अब कौन सा क्षेत्र है जिसमें सिर्फ चावल की खेती होती है, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन सा है,
आसानी से पता लग जाएगा। 1 और 2 यही है, क्योंकि ये इनके अंदर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ज्ञात करें एक वर्ष की 15 जनवरी से 28 जनवरी के बीच दोनों दिन शामिल करते हुए कितने दिन हैं इसमें। तो इसमें 15 जनवरी से 28 जनवरी के बीच जो दिन आएंगे कितने आएंगे, 15 से 28 में 12। तो 15 और 28 को शामिल करने पर दिन जो बनेंगे 12 में 2 और जोड़कर 14, तो 14 जो है बन जाएंगे। इसके बाद यदि ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, उस पर मोयनेज लगाया जाता है, तो या तो मैं भूखा रह जाऊंगा या मुझे एसटीडी हो जाएगी। मैं भूखा हूं, इसलिए मोयनेज ब्रेड पर लगाया नहीं गया था। अब कौन से वाला सही है इसमें, तो इसमें है ऑप्शन सी वाला। क्या भूखा नहीं रही इसलिए हो सकता है मोयनेज ब्रेड पर लगाया नहीं गया हो। इसके बाद आ जाता है शब्दों के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को सही कीजिए। मतलब ये जो है आपने सही करना है इसको, एक जो वर्ड बनेगा इससे तो वो करना है। और इसमें जो इनका सही क्रम जो बनेगा ऑप्शन बी वाला। सबसे पहले 4 नंबर आ जाएगा, एच, फिर ई, RMIT, हरमीत जा बन जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न को शब्दों की समूह देगा जो सभी केवल एक को छोड़कर समान है, जबकि एक अलग है, तो वो बताना है। अब यहाँ पर देखिए तो BCD, HIJ, HIJK, MNOP, NOPQ, MNOP। अब इसमें देखें तो जो BD है यही अलग है। अब यहाँ पर 47 से 50 तक के क्वेश्चन है, ये सारणी दी गई है, इसमें से करने होंगे। यहाँ पर वर्ष है 1995 से 98 तक के, और साथ में बैंक है ABCD और इनका योग। तो किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्ष में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी। तो किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्ष में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी। तो यहाँ पर ये कौन सी वाली थी। तो इसमें जो है इनको जोड़ लेते हैं हम, इनका योग। तो और कितने हैं, 1 2 3 4, तो 424 हैं, और बटे में 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 106 करोड़, 106 करोड़। तो 1996 में वितरित ऋण जो था ये 104 माना गया है। तो ये था बी वाला 104। इसके बाद आ जाता है 1997 से 98 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। तो 1997-98 में, अब 97-98 या यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें कितना होगा, तो ये हो जाएगा 120 और 113 बटे में 113 गुणा में 100। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 700 बटे में 113, जो निकल के आएगा 6 सही 22 बटे 113%। तो ये वाला आएगा। इसके बाद है किस वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई कुल राशि के ठीक बराबर थी। ए और बी द्वारा दी गई कुल
ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई कुल राशि के ठीक बराबर थी। अब सी और डी वाले, तो कितनी थी ये? तो कोई सी भी नहीं थी। इसके बाद है 1998 में किस बैंक के द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक थी। तो कब थी ये? तो ये थी 1998 वाली। तो इसमें जो है एक कितनी थी ये? 120 करोड़। तो यहाँ पर क्या है, बैंकों ने 41 करोड़ दिए जो कुल ऋण राशि के 30% से अधिक था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो किसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।